होता है भाई, किसी को मालूम भी नहीं। बाय एंड लार्ज एक जो इमेज बनी हुई थी बाहर के मुसलमानों में कि भाई भारत में गलत सलूक होता है मुसलमानों के साथ, या नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, वो आपने महसूस किया और उसका आप जवाब भी दिया। और देखिए, मैंने लोगों को एक और बात की जो उन्होंने मानी, इससे कि पढ़े लिखे समझदार लोग थे। मैंने कहा देखिए, एक तो ठीक है, ये जो इनके जो उनको छोड़ दीजिए, वो बोलते रहेंगे, फ्रिंज कहते हैं जिसको, फ्रिंज जो हमारे यहाँ भी होते हैं, मैंने कहा वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा हमारा पैमाना क्या होना चाहिए भाई, इनकी 9 साल की हुकूमत है, वो 9 साल में इनके बहुत सारे बेनिफिशियरी चीज़ें आई हैं जो आई हैं, जो मैंने कहा राइट फ्रॉम जनधन। मैंने कहा मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा फाइनेंस की दुनिया से ताल्लुक़ है, कि किसी ज़माने में एक गरीब आदमी का, एक आम आदमी का बैंक अकाउंट खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने कहा इन्होंने एक ऐलान किया कि नहीं भाई, हर आदमी का जो फुटपाथ पे भी रहता है उसका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। और मैंने कहा उसमें 2 चीज़ें अटैच थी उस अकाउंट में, एक डेबिट कार्ड और एक पेंशन की स्कीम। मैंने कहा आज 9 साल में कम से कम 51 करोड़ अकाउंट खुले, मोर देन 500 मिलियन। और मैंने कहा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कहा मेरे सामने एक, इसलिए कि लोग जब भी मसला होता है मुसलमानों का मेरे पास आते हैं, मैंने कहा एक भी किस्सा ऐसा नहीं आया कि अगर मुसलमान है और उसका अकाउंट नहीं खुला हो, एक भी नहीं है। दूसरा, इनकी स्कीम है मकान की जो 2.5 लाख रुपए देते हैं, टॉयलेट की, गैस के सिलेंडर की, उनको किसानों को देते हैं, फिर एक वो मुद्रा लोन है। हाँ। ठीक है। मैंने कहा ऐसा, तो उसमें 2 बहुत प्रोमिनेंट थे वहाँ, एक की तो बड़ी IT कंपनी है और उनका ताल्लुक़ है आजमगढ़ से, और एक जो साहब थे उनका ताल्लुक़ है बनारस के किसी गांव से, 68-69 से अमेरिका में। उन्होंने कहा नहीं ये बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा, बोले मैं भी गांव में जाता हूं और बोले मैंने बहुत सारे मुसलमानों के मकान इस स्कीम के तहत बनते हुए देखे हैं। तो ये सब वहां के प्रोमिनेंट मुसलमानों ने कहा। तो बोले हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। मैंने कहा देखिए वो असल है ना, पैमाना क्या है। मैंने कहा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, हालांकि मैंने कहा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा मनमोहन सिंह साहब जब थे लास्ट में तो उसका बजट था 3100 करोड़। अभी मैंने कहा जो बजट आया है वो है अबाउट ऑलमोस्ट 5800 करोड़। तो मैंने कहा हो सकता है मोदी साहब बंद ही कर देते भाई, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाने का कोई जरूरत ही नहीं थी, बंद कर देते। बल्कि उन्होंने उसको ठीक किया, कुछ 19-20 स्कॉलरशिप का और वो होता है। तो मैंने कहा वो भी मैंने उनके सामने रखी बात। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं उसमें कि जो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप है उसको खत्म करेंगे, लेकिन वहां हम बढ़ा देंगे। तो बोले अल्टीमेटली कम नहीं होगा। तो मैंने कहा कम से कम इतना तो आज है कि हम उनके सामने बात तो रख सकते हैं, ठीक है, और सुनते हैं। मैंने कहा मैंने बात जब रखी तो उन्होंने कहा इस पर ध्यान देंगे हम। एक आरएसएस को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल रहते हैं कि आरएसएस क्या है। कोई उसको बिल्कुल अतिवादी संगठन बोलता है बाहर, कोई कुछ बोलता है। आपका तो अपना भी कोई ना कोई इंटरेक्शन रहा होगा आरएसएस के साथ। कभी नागपुर गए आप? हाँ गया हूँ बिल्कुल। यानी वो आरएसएस वाले मुझे हमेशा बुलाते थे तो मैं नहीं मैं जाऊँ वैसे यार, मोदी साहब से मिलने में जो मुसीबत आई तो वहाँ जाने पे तो क्या होगा, तो मैं हमेशा इनकार करता था। और अब मैं इनकार डायरेक्टली तो नहीं कर सकता था, तो मैं कंडीशन रखता था कि यार मोहन भागवत साहब के साथ मुझे 1-to-1 45 मिनट मिले तो मैं आऊँ। अब ये 2-3 साल चलता रहा। एक बार उनके भाई और एक और साहब आए और बोले कि भाई जफर भाई एक प्रोग्राम है और वो भागवत साहब के साथ 45 मिनट भी मिलेंगे। ठीक है। अब वो मेरी बात थी। एनीवे मैं गया नागपुर और मुझे रात ठहरना पड़ा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई काम, तो मैंने कहा नहीं मैं तो कहीं भी ठहर जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे हेडगेवर भवन में ठहराया। हेडगेवर भवन में आई थिंक मैं पहला मुसलमान होऊंगा जो 90 साल में हेडगेवर भवन में ठहराऊंगा। खैर रात का वक्त था, मैं जब पहुंचा सर्दी थी, उन्होंने गर्म पानी का इंतज़ाम किया था। फिर जाते जाते मैंने उनको पूछा, 1 मिनट, मोहन भागवत साहब के भाई थे, कज़न है। मैंने कहा यार मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ यहाँ पर? अरे बिल्कुल। मैंने कहा इसलिए कि मुझे इशा की नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़ पढ़नी आएगी यार मैं हेडगेवर भवन में। अरे नहीं बिल्कुल। अरे पूरा अटेंशन में आ गए, वाइट कपड़ा लेके आए, बोले नहीं गर्म पानी का इंतज़ाम है, वुज़ू बना सकते हो आप और बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हो। आरएसएस हेडक्वार्टर में मैंने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन मुझे ले गए रेशम भवन में, जहाँ उनका वो था, बड़ा एहसास किया मेरा। वहाँ फिर नमाज का वक्त आया तो फिर मुझे भागवत साहब ने किसी को इशारा किया और मुझे VHP का जो कमरा था वहाँ नमाज पढ़ने थे। मैंने ज़ोहर की और असर की नमाज पढ़ी और मेरी भागवत साहब से बात हुई। तो मैंने भागवत साहब के सामने जो मुसलमानों के इश्यूज़ हैं सारे रखे 1-to-1। उन्होंने मेरी हर बात सुनी और मुझे आखिर में 2 बातें कही। बोले आपकी जो दर्द है वो मैं मानता हूँ, सही है, आपका जो दर्द है बिल्कुल सही है। और बोले हम ये बात मानते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में,
ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर 15-20% मुसलमान पीछे रह जाएगा तो। हाँ, किसी भी तरीके से हमको उनको या तो कोई तरीके से भी ठीक। रिजर्वेशन नहीं या पॉजिटिव एफर्मेशन या कोई भी, वो अगर पूरे देश के साथ आगे नहीं बढ़ते तो देश आगे नहीं बढ़ता बोले हम ये बात को मानते हैं। और मैंने अपनी ईमानदारी से जितने मसले हैं वो इधर उधर बोलने के बजाय डायरेक्टली उनको कहे और उन्होंने माना। जफर साहब, आपने आज जितनी बातें बताई हैं, आप बहुत कुछ जो आप विदेश में बोल करके आए, वहां बसे मुसलमानों के बीच में भारत के ताल्लुक से, वो तो आपने शेयर किया ही। मुझे लगता है आपने आज जो बातें कही मोदी साहब के ताल्लुक से, आरएसएस के ताल्लुक से, मोहन भागवत साहब के और आपकी जो बातचीत थी उसके नजरिए से, ये बातें पहुंचना बहुत जरूरी था। बहुत से लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी, बहुत से दिमाग के जाले दूर हुए होंगे। बहुत धन्यवाद, फिर किसी मौके पर मुलाकात करेंगे। बस एक लास्ट बोल दूं, हमेशा डायलॉग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए कि डायलॉग जब करते हैं ना तो खत्म हो जाता है। हम वो दूर दूर रहते हैं ना, बातचीत नहीं होती। उससे हमारा क्या मसला है कि मैं आपसे बात नहीं करता, उधर बात करता हूं, इधर बात करता हूं। डायरेक्ट अगर बात कर लें ना तो मसला खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।